Krishna Memorial CSIR Laksan classes. So today we have a discuss about the blood. सबसे पहले थोड़ा ब्लड को समझ लेते हैं. Blood is essential fluid for multicellular. जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड है इसको हम फ्लूइड भी बोल सकते हैं. ब्लड को क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड. और ये जो ब्लड होता है ये किसके लिए होता है? मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड वर्टिब्रेट्स. दीज आर द मल्टी सेलुलर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओपेक फ्लूइड. ओपेक फ्लूइड मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक substance present in the blood. जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर ब्लड में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ओपेक फ्लूइड. ओके, देन नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ ब्लड. हम ब्लड की डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं कि जो ब्लड की डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज मोर देन वाटर. ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो किससे हो ज्यादा होती है? वाटर से. और होनी भी चाहिए. क्यों? जाहिर सी बात है कि जो ब्लड होता है उसमें कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये सब प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ब्लड के अंदर. तो इसलिए ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है. अब हम बात कर लेते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में. सो ब्लड वॉल्यूम इज मोर इन मेल देन फीमेल. जो ब्लड होता है वो ज्यादा होता है किसके अंदर? मेल के अंदर. किससे ज्यादा होता है? फीमेल से. ये जो फीमेल्स होती हैं उससे मेल्स में जो ब्लड होता है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है. और कितना होता है वो भी देख लेते हैं. इन मेल ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर. इन फीमेल में देखा जाए तो ब्लड वॉल्यूम इज 4.5 to 5.5 लीटर. और आपको इजीली यहाँ पे इजीली डिफरेंस दिख रहा है कि जो मेल्स में है वो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है. सो ब्लड वॉल्यूम मेल्स में क्यों ज्यादा होता है उसका भी रीजन है. टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है, द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज हाई इन मेल. मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है. ठीक है. सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कंपोजिशन. और कंपोजिशन में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर. सबसे सिंपल तरीके से देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड. सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब को ले रहे हैं. ये कोई हमारा टेस्ट ट्यूब है. और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है? इधर हमने इसमें ब्लड सैंपल को लिया है. तो यहाँ पर कोई ब्लड है
इसके बाद ये कोई थोड़ा सा पोर्शन है और इसके बाद ये जो पोर्शन है। अब हम देखा जाए तो इसमें जो प्रेजेंट होता है, ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर क्या है, सेल्स। ठीक है, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हमारा जो हाई डेंसिटी की सेल्स थी वो सेटल डाउन हो गई। ठीक है, तो सेल्स जो होती है वो हाई डेंसिटी की होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा डेंसिटी की होती है वो सेटल डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पर सेल्स सेटल डाउन होंगी। और सेल्स को भी हम क्या बोल रहे हैं, RBC। इसको ही हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और ये जो रीजन है इस रीजन को बोल रहे हैं बफरिंग कोट। और बफरिंग कोट में क्या क्या आता है, जैसे कि प्लेटलेट्स और WBC। ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसको बोलेंगे हम WBC को बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, और इसको ही हम बोल सकते हैं लिकोसाइट। लिकोसाइट WBC जो है सेम है। ठीक है, नाम इसका हमने जो डिफरेंस दिए हो थोड़ा सा उसको कम सेम ही समझेंगे। और ये जो है बफरिंग कोट, और बफरिंग कोट के बाद क्या होता है, हमारा जो मेजर पोर्शन है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में वो होता है प्लाज्मा। ये हमारा प्लाज्मा है। अब हम कंडीशन दूसरी देखते हैं, कुछ और है ज्यादा थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। ये कोई हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, हमने क्या किया, सेल्स को रिमूव किया यहां से, रिमूव किया सेल्स को। सो इसमें हमको बचा है, हमने जब सेल्स को रिमूव किया दैट मीन्स RBC को रिमूव किया, तो हमारे पास क्या बचा है अभी, ये हमारा जो पूरा पोर्शन बचा है इसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं अभी, प्लाज्मा। क्योंकि ब्लड, हम जो ब्लड है उसमें से सेल्स को रिमूव कर दिया, सेल को सेपरेट कर दिया, सो हमारा जो पार्ट बचेगा वो कहलाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। और जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर उसको बोलेंगे फाइब्रिनोजन। ठीक है, और अगर हमने अब क्या किया, हमने ये जो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा को हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और भी प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लेते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। हम इसको ब्लड प्लाज्मा बोल रहे हैं क्योंकि अभी ब्लड इसमें फ्लूइड है, और इसमें क्या है, जो सेल्स को रिमूव की गई, हमने क्या किया, सेल्स को रिमूव किया, ओनली सेल्स को खाली रिमूव किया है, दैट मीन्स ब्लड भी है और प्लाज्मा भी, इसलिए हमको इसको क्या कह रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा। सो एल्ब्यूमिन जो है ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो प्रोटीन्स होता है जिससे बोलते हैं ग्लोब्यूलिन्स। जो ग्लोब्यूलिन्स होती हैं ये क्या करती है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी। ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ हम देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने क्या किया, ये जो पूरा पोर्शन है प्लाज्मा का, इसमें से हमने क्या किया, इतना पोर्शन, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला पोर्शन को रिमूव कर दिया, मीन्स फाइब्रिनोजेंस या क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमने रिमूव कर दिया। सो इसमें से हमने क्या किया, चलो यहां लिख लेते हैं, रिमूव क्लॉटिंग फैक्टर। जब हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया, सो हमारा ये रिमेनिंग वाला पार्ट जो है, ये पूरा पोर्शन जो हमारा है, ये पूरा क्या कहलाएगा, सीरम।
ये क्या कहलाएगा, सीरम। क्योंकि पहले हमने क्या किया, जो हमारा जो ब्लड था उसमें से सेल्स को रिमूव किया तो हमारे पास प्लाज्मा बचा था, और प्लाज्मा में से हमने क्या किया, हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, सीरम। ठीक है, अब सीरम की बात हम, और सीरम में एक बात याद रखना है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सीरम में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि और भी क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर देखा जाए तो कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट्स, इनऑर्गेनिक पार्ट्स दैट इज कैटाइंस और एनाइंस। ये कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। कैटाइन मीन्स जहां पॉजिटिव चार्ज आते हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, इस आयरन इसे हम फेरस भी बोलते हैं। तो ये जो होता है पोटेशियम, जब हमारा न्यूरॉन सिस्टम में क्या होता है, ये हाइपर पोलराइजेशन कराता है। हाइपर पोलराइजेशन कौन कराता है, पोटेशियम। पोटेशियम अगर सेल से बाहर निकल जाए ज्यादा तो वहां पर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। और सोडियम जो होता है वो क्या कराता है, जो सोडियम होता है वो कराता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए होता है न्यूरॉन्स में। और जो मैग्नीशियम होता है ये क्या बोलते हैं, जो क्लोरोफिल होता है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में क्लोरीन होता है। और एक जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनाइंस में देखा जाए तो क्लोरीन, और मेन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट्स को देखा जाए तो बाइकार्बोनेट्स जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, जो CO2 होता है उसके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारा जो CO2 होता है जो लंग्स के पास जाता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है, और लंग्स से फिर वो CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कुछ लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर पार्ट जो प्रेजेंट कहां है, ब्लड के अंदर। कुछ सेलुलर पार्ट है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सेलुलर मीन्स आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ब्लड के अंदर। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी ब्लड होता है वो क्या करता है, आरबीसी का मूवमेंट कराता है। जो आरबीसी का मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, ये होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड में होकर ये आरबीसी सर्कुलेशन में आती है, इसलिए हमको इसको बोल रहे हैं आरबीसी मीन्स ये सर्कुलेशन में जाती है। और आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ओके, सिंपल। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो प्लेटलेट्स होता है वो प्रेजेंट होता है ब्लड में 2.5 to 4 lakhs। ठीक है, इतनी अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लास्ट के पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। हम फंक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या क्या रहता है। सो फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन देखें तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जो हमारा ब्लड होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जो हमारे
ब्लड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। यानी कि सीधी सीधी बात करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से ट्रांसफर होता है? ब्लड के थ्रू, ब्लड में थ्रू जाता है। और किसके थ्रू? जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे ब्लड में मूवमेंट करता है, और किसके थ्रू करता है? हीमोग्लोबिन में बाइंड होके, और ये सेल्स में अपनी सेल्स टारगेट सेल पे पहुंचता है, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और इसके बाद देखते हैं CO2। CO2 का कम क्या होता है? वो लंग्स के पास जाती है, तो ये भी ब्लड में मूवमेंट करेंगी। इसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी सिग्नलिंग होती है वो ब्लड के थ्रू ही तो जाती है ना। तो सिस्टमेटिक जो हमारा जो ब्लड का जो हमारा सिस्टम है उसमें सिग्नलिंग होगी, तो भी हार्मोन, उसमें हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन्स भी हो सकता है, कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कुछ हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट, जब ब्लड में कुछ नाइट्रोजन वेस्ट बढ़ जाता है उस समय क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है फिल्टर होता है किडनी में, उस समय नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है, किसके? किडनी के थ्रू, मतलब जो किडनी होती है उसमें फिल्टर होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये होते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट एंजाइम का पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।